Good morning students. Our next topic is return to a factor. कल हमने डिफरेंस किया था इन दोनों में, ठीक है, रिटर्न टू अ फैक्टर और रिटर्न टू अ स्केल। तो हमने क्या पढ़ा था कि रिटर्न टू अ फैक्टर में क्या होता है कि हम अपनी आउटपुट को सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे एक ही लैंड पर तो हमारा क्या रिज़ल्ट रहा था कि जैसे जैसे हम अपना लैंड पर यहाँ लैंड क्या है हमारा फिक्स फैक्टर और लेबर क्या है वेरिएबल फैक्टर। तो एक लैंड पर जैसे जैसे हमने क्या किया लेबर को बढ़ाते गए तो एक स्टेज तो ऐसी थी जब तक हमारा प्रोडक्शन बढ़ता गया, एक स्टेज ऐसी थी जिस पर तेज़ी से बढ़ा, एक स्टेज ऐसी हो गई जिसमें स्लो बढ़कर और कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मीन्स सेम आ गया हमारा प्रोडक्शन। और थर्ड स्टेप था हमारा कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। वो किसकी वजह से कम हुआ कि लैंड क्या है हमारा फिक्स फैक्टर और उसकी जो यूटिलिटी है वो कभी तो कम होगी, उसकी यूटिलिटी जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आप एक लैंड पे प्रोडक्शन करते जा रहे हैं लेकिन एक प्रोडक्टिविटी के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये है हमारा रिटर्न टू अ फैक्टर। तो इसमें 3 स्टेजेस हम पढ़ेंगे, वो कौन कौन सी हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर कि जब हमने एक फैक्टर बढ़ाया, कौन सा फैक्टर वेरिएबल फैक्टर, और हमारी आउटपुट कैसे हुई इंक्रीजिंग। और सेकंड स्टेज है कि हमने फैक्टर बढ़ाया और हमारी आउटपुट कैसे हुई कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमने फैक्टर बढ़ाया, वेरिएबल फैक्टर है ना लेबर, हमने फैक्टर बढ़ाया लेकिन हमारी आउटपुट क्या हुई कम हो गई। तो ये 3 स्टेजेस जो हैं हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी इंक्रीज रिटर्न टू अ फैक्टर कि जब हम एक लैंड पर यूनिट बढ़ाते जाते हैं लेबर की तो हमारी प्रोडक्टिविटी जितनी बढ़नी चाहिए डबल से भी ज़्यादा बढ़ रही है। कैसे 4 से हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी आनी चाहिए 8 आनी चाहिए ना, एक जब 2 पर्सन उस काम को कर रहे हैं, लेकिन हमारी यहाँ इंक्रीजिंग रेट में आ रही है 10 हो गई है। फिर 10 के बाद हमारी क्या आनी चाहिए 4 4 8 और 4 12। हर पर्सन की अगर हम 4 एवरेज लें तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ 12 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ भी 18 है। अब 12 के बाद कितनी होनी चाहिए थी 16 होनी चाहिए थी, 20 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ हर बार बढ़ता जा रहा है। कितनी कितनी आ रही है 4 आ गई, फिर 6 आ गई। मार्जिनल प्रोडक्ट देखे तो मीन्स एक लेबर बढ़ाने से एक्स्ट्रा यूनिट कितने आए 4 6 8 10 12। तो हर बार जितना हम बढ़ाते गए, जितना हम लेबर बढ़ाते गए, हर बार हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती गई, ठीक है, बढ़ती गई। और कैसे बढ़ती गई हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ती गई, है ना। 4 से क्या हुआ 6 बढ़ रही है, 6 से 8 8 से 10 10 से 12। तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, जहाँ हमारी जो आउटपुट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। तो इंक्रीजिंग, इसका डायग्राम हमें दिया हुआ है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर का। यहाँ हमने क्या लिया यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यहाँ, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिया टोटल प्रोडक्ट, यहाँ क्या लिया मार्जिनल प्रोडक्ट। नीचे सेम रहेगा, यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट लिया, यहाँ टोटल प्रोडक्ट लिया। टोटल प्रोडक्ट में हमारी कर्व ऐसे बढ़ती गई हर बार, और ये एमपी भी हमारा क्या है इंक्रीजिंग रेट में आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। अब इसके कारण क्या है इंक्रीज होने के। फर्स्ट पॉइंट है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर कि जो हमारी लैंड थी उसका 1 पर्सन लगाने से प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा था। उस लैंड पर जितने पर्सन इन्होंने लगाए हैं, एट लास्ट जो है 5 पर्सन इन्होंने लगाए हैं, तो उतनी कैपेसिटी थी काम करके उतने पर्सन लगाकर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की। तो इट मीन्स उस फिक्स्ड फैक्टर का हमने फुलर यूटिलाइजेशन किया, मीन्स जितनी आउटपुट हम बढ़ा सकते हैं उसको हमने बढ़ाया। सेकंड था इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर
कि वेरिएबल फैक्टर जो हम कह रहे थे कि एक पर्सन अगर 4 यूनिट बना रहा है, 2 क्या हुआ 8 बनाने चाहिए ना, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बना रहा है। तो इससे क्या हुआ, जो डिवीज़न ऑफ लेबर जिसको हम बोलते हैं कि अगर वो काम बांट के करते हैं कि कौन कितना परफेक्टली कर पाता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम डिवाइड हो जाता है तो वो और भी अच्छा आउटपुट देता है। तो इससे क्या हुआ, हमारी वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, कि हमने जो वेरिएबल फैक्टर है और जो फिक्स्ड फैक्टर है उसके बीच में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाया जिससे हमारा आउटपुट जो है वो हर बार बढ़ता गया। ठीक है, इजी था ना, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ। तो यही हम हिंदी मीडियम में ले रहे हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में कारक के बढ़ते प्रतिफल का नियम। तो कारक के बढ़ते प्रतिफल से आशय उस स्थिति से है जिसमें उत्पादन के परिवर्तनशील कारक मीन्स लेबर को प्रत्येक इकाई का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप फर्म के कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। हमारा प्रोडक्शन बढ़ा और लेकिन बढ़ती हुई दर से वृद्धि हुई। इस स्थिति में उत्पादन के परिवर्तनशील कारक की सीमांत लागत घटती जाती है और इसका सीमांत उत्पादन बढ़ता जाता है। इट मीन्स जो हमारी कॉस्ट है वो कम होती चली जाएगी और हमारा प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो ये इन्होंने वही टेबल आपको दिखा रखी है। यूनिट ऑफ कैपिटल 111 मीन्स जो लैंड हमने लिया, यूनिट ऑफ लेबर वो चेंज करते गए हम, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। इसमें इन्होंने ये फिगर थोड़ा और लिया है, डायग्राम आपका उसी तरह से ही आएगा, डाटा जो लिया है इन्होंने चेंज लिया है। ठीक है, यही सेम डायग्राम आएगा। और इसके कारण क्या हैं वही हिंदी में दे रखे हैं 3 कारण, कि उत्पादन के स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग, जो स्थिर कारक है भूमि है उसका पूर्ण उपयोग किया जा रहा है, कुशलता से पूरा उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। कार्य कुशलता में वृद्धि होना, कि जो हमने लेबर लगाई है एक के बदले में 2, 2 से 3, 3 से 4, वो तीनों चारों मिलकर जो है अपना काम को डिवाइड करके श्रम विभाजन के कारण, जिसको बोलते हैं श्रम विभाजन के कारण, उनके जो कार्य कुशलता में क्या हुआ, वृद्धि आई। नेक्स्ट है उत्पादन के कारकों में उचित समन्वय होना, कि जो हमारे स्थिर कारक हैं और परिवर्तनशील कारक हैं उन दोनों को हमने एक उचित समन्वय मीन्स उनकी मात्रा ऐसी लगाई जिससे हमारा हर बार जो है वो प्रोडक्शन बढ़ता गया। तो ये हमारा क्या है, कारक के बढ़ते प्रतिफल का नियम। आज के लिए आपने इसके डायग्राम भी बनाने हैं और इसके ये कारण लागू होने के कारण भी करने हैं। ठीक है, तो इसके आप नोट्स जो हैं वो साथ साथ प्रिपेयर कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।